हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप आपके अपने इस सेशन सामान्य अध्ययन पूर्व अवलोकन यानी घटना चक्र के इस सेशन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सेशन हमारा पहले से ही चल रहा है, यानी कि 2-3 सेशन की क्लासेस जो है हो चुकी है। आप सभी से अनुरोध है कि जितने भी हमारे नए साथी हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी हमारे पुराने साथी हैं वो चैनल को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपने हमारे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे पहले वीडियोज़ को जाकर देखें, जहां आपकी बेहतर समझ बन सकती है। क्योंकि सामान्य अध्ययन के जो हम सेक्शन को लेके चल रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, इस सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो प्रश्नों का संकलन जो किया गया है, एक तो सारे प्रश्न जो है पिछले एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्न हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें तो पूछे हुए प्रश्न को लिया गया है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं सारे एग्जामिनेशन में। छोटे से छोटे प्रश्न और बड़े से बड़े प्रश्न जो उसमें आए हुए हैं, और अधिकतम प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे तो आयोग से संबंधित है, किसी न किसी पीसीएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने पहले के सीरीज नहीं देखे हैं तो आप उस सीरीज को देखिए, आप अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं। और निरंतर रूप से ये सेशन आप सभी के लिए आ रही है, तो आप सभी से आग्रह है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। और चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को, और बातें होती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जा रही है, किसने पेश किया था। तो आपको संविधान सभा से संदर्भित मैंने 3 तिथि आपको याद करवाया था दोस्तों, याद रखिएगा। एक तो आपको याद रखना है 9 दिसंबर 1946। दूसरी तिथि हमने आपको बताया था 11 दिसंबर 1946, और तीसरी तिथि आपको बताया था 13 दिसंबर 1946। ये 3 तिथि आपको याद रखना है संविधान सभा की। संविधान सभा के संदर्भ में यदि यहाँ पर बात की जाती है तो आपको ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। तो ये तीनों दिन आखिर हुआ क्या था संविधान सभा के संदर्भ में, यदि हम बात करें तो ये तीनों दिन क्या क्या हुई थी। तो सबसे पहले यदि 9 दिसंबर की हम बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1946 को आप देखेंगे कि 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, और प्रथम बैठक के दिन ही जो है आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो ये 9 दिसंबर इसलिए महत्वपूर्ण है। 11 दिसंबर की यदि हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946 के दिन जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष जो है हट जाते हैं, और यहाँ पर नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और 13 दिसंबर की यदि हम बात करें तो 13 दिसंबर का जो तिथि था, ये तिथि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 13 दिसंबर 1946 के दिन ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। और ये जो है आप ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है C.D. देशमुख। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था। तो ये जो है इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए तथ्य रहेगा, और आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हमारे जितने भी साथी ऑप्शन बी के साथ हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। और हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, आपको बताना है। करेक्ट जो है आपको स्टेटमेंट है उसको आपको बताना है। स्टेटमेंट यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसके बाद आपके पास जो है ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग पहले कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव की बात की जाती है जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। तो दोस्तों इस कथन की यदि हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए लाया ही गया था जिसके अनुरूप जो है हमारा संविधान तैयार हो, है ना। इसीलिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। संविधान को बनाने के क्या उद्देश्य हों उन चीज़ों को उसमें लिया गया था। तो बिल्कुल जो संविधान के निर्माण पर उसका असर था, ये बात बिल्कुल सही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकार किया गया था उसका संविधान के निर्माण पर असर था। तो ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कथन जो है उसका प्रभाव था संविधान पर। दूसरा कथन देखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उद्देशिका इस लिए बनाया ही गया था।
उद्देशिका का उद्देश्य ही यही था कि वो संविधान के उद्देश्यों को उसमें दिखाया जा सके, संविधान के उद्देश्यों को बताया जा सके कि हम संविधान बना क्यों रहे हैं। तो उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, बिल्कुल सही है। ये कथन भी जहाँ तक से आप लोग देखते हैं तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 है आपका कथन, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो ये कथन भी बिल्कुल आप सभी का सटीक होता हुआ नजर आता है, क्योंकि आप देखेंगे तो जो संविधान सभा के सदस्य जो चुनकर आए थे वो लोग विधानसभा से चुने हुए लोग थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रतिनिधि थे वो सारे प्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधि थे। इसलिए यदि हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। लेकिन चौथा कथन के संदर्भ में हम देखें तो यहाँ कहा जा रहा है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। दोस्तों, इस किताब के अंदर जो ये प्रश्न दिया गया है, जहाँ राज्य के मुखिया से तात्पर्य आपका राष्ट्रपति से लिया गया है, राष्ट्रपति से लिया गया है। तो राष्ट्रपति राज्य के मुखिया, क्योंकि आप देखेंगे संविधान में भारत को एक राज्य बताया गया है, तो राज्य के अंदर जो है राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है। और आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता जो है स्वयं से भाग नहीं लेती है। जनता जिस निर्वाचन में स्वयं से भाग लेती है वो आपका निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जनता भाग नहीं लेती है, इसमें आप देखेंगे तो विधानसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, उनके द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो कथन 4 है ये गलत है। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन 1, 2, 3 हमको देखना है। 1, 2, 3 देखिए फर्स्ट नंबर में ही हम सभी को मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1, 2 और 3 यही बिल्कुल सही है और सही हमको खोजने के लिए कहा गया था। तो हमारे जितने साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, यानी कि कथन 1, 2 और 3 के साथ हैं, वो सभी बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन नंबर ए इस कथन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले कथन की ओर, अगले सवाल की ओर, और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो ये इस प्रश्न के अंदर हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कितने अधिवेशन हुए थे। तो हम आपको बता दें कि हमारा संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये जो है पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था हमारा ये संविधान। और यहाँ तक में आप देखेंगे तो कुल जो है 11 अधिवेशन आपका होता है। कितने अधिवेशन होते हैं? 11 अधिवेशन होते हैं। लेकिन यहाँ यदि हम बात करें 11 अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। लेकिन यदि आप देखें तो 24 जनवरी की यदि हम बात करें, 24 जनवरी 1950, तो 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक हुई थी और इस बैठक को इस 11 अधिवेशन के अंदर काउंट नहीं किया गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक होती है। तो अगर इसको भी इसमें काउंट किया जाता है तो 11 अधिवेशन के बाद एक और जोड़ा जाता है उसमें, तो 12 अधिवेशन आपका कुल हो जाता है। तो कुल अधिवेशन की यदि बात की जाए तो कुल अधिवेशन की यदि बात करें तो हम कुल अधिवेशन कितना हो गया, तो कुल अधिवेशन आपका 12 हो जाता है, कुल अधिवेशन 12 हो जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कुल अधिवेशन कितना हुआ? 12। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी में दिख रहा है 12, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी जो है सही किए होंगे। तो जितने भी साथी ऑप्शन सी के साथ हैं यानी कि 12 अधिवेशन, तो उनका बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को आप बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अभी तुरंत हमने चर्चा किया, तो इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान क्या होता है, संविधान लागू होता है और लागू होता है बल्कि पूर्ण रूप से लागू होता है। यहाँ मैंने पूर्ण रूप की बात इसलिए की क्योंकि आप देखेंगे कि आंशिक रूप से जो हमारा संविधान होता है, मतलब संविधान के कुछ एक जो बिंदु होते हैं वो चीज़ें आप देखेंगे तो पहले ही लागू हो जाती है। जिस दिन हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जिस दिन बनकर लागू होता है उसी दिन इसके कुछ प्रावधान जो है लागू कर दिए जाते हैं। जैसे नागरिकता की यहाँ पर हम बात करें, संक्रमणकालीन जो बंद होते हैं उसकी बात करें, तो ये सभी चीज़ें कुछ ऐसे प्रावधान थे जो
उस समय ही लागू कर दिए गए थे। तो ये सब चीज़ों को आप देखेंगे। तो आंशिक रूप से लागू यदि बात की जाए आपसे, तो आंशिक रूप से लागू हुई थी कब? 26 जनवरी 1949 को ही। लेकिन पूर्ण रूप से लागू होने की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस दिन हमारा देश जो है गणतंत्र बन गया था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अंतिम बैठक की सही तिथि को आप बताइए कि अंतिम बैठक जो है किस दिन हुई थी। तो अंतिम बैठक की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को जो है आपका संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। आप सभी जानते होंगे। तो ये 24 जनवरी 1950 ही है आपका सही आंसर। तो हमारे जितने भी लोग इस कथन के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये बिल्कुल आसान सा एक प्रश्न है। संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो इसमें लगा था, आप ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन बी है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन। ऑप्शन सी है 3 वर्ष 4 माह 14 दिन। ऑप्शन डी है 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे कर लिए होंगे। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल आप सभी के सामने। दोस्तों, कई सवाल आपको ऐसे लगेंगे कि बहुत ही आसान हैं, लेकिन मैंने उसको क्यों लिया है? तो मैंने उसको इसीलिए लिया है क्योंकि ये पॉलिटी का सेक्शन है और हर यहाँ पर चैप्टर से जो है प्रश्न है, छोटे से छोटे प्रश्न, बड़े से बड़े प्रश्न, जो सारे प्रश्न पूछे गए हैं उनका ही संकलन है। तो यहाँ पर मैंने उस प्रश्न को लिया है। अब देखते हैं, एक यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, कूट वाला प्रश्न है। सूची X को सूची Y से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। पहला दिया गया है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, इधर ऑप्शन दिया गया है और उधर आपका सूची वाई दिया है, उससे मिलाना है। ऑप्शन बी है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। सी है राजस्थान का रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। और डी में है आपका संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर हम संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो जिस प्रकार से आपने अध्यक्ष के बारे में पढ़ा है, संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष के बारे में आपने जो पढ़ा, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपने पढ़ा है सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे और इनके द्वारा ही नामित किया गया था उपाध्यक्ष को, जिसे हम लोग उपाध्यक्ष कहेंगे। उपाध्यक्ष को जो नामित किया गया था, वो नामित जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? नामित उपाध्यक्ष थे आपके, उसका नाम था आपको एंथनी। उसका नाम क्या था? एंथनी उसका नाम था, है ना। एंथनी को यहाँ पर जो आप देखेंगे नामित किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष जो थे, क्या नाम था उसका? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर आते हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, उन्होंने नामित किया था फ्रैंक एंथनी को। इसका पूरा नाम फ्रैंक एंथनी था। तो फ्रैंक एंथनी को आप देखेंगे यहाँ पर, तो इन्होंने नामित किया था। लेकिन दोस्तों इसे अस्थायी हम कहेंगे, ये अस्थायी उपाध्यक्ष बने थे। इसके बाद आप देखेंगे तो जो अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वो क्या करते हैं? वो पुनः से नामित करते हैं और इस बार जो नामित करते हैं तो वो नामित करते हैं H.C. मुखर्जी को। किसको नामित करते हैं? H.C. मुखर्जी को नामित करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इस प्रश्न में जो पूछा जा रहा है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, तो यहाँ पर अस्थायी और अस्थायी की बात नहीं की जा रही है और साथ साथ हमारे ऑप्शन में वह नाम भी नहीं है जो हमने बात की फ्रैंक एंथनी की। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए और वहाँ हमको मिल रहा है कौन? H.C. मुखर्जी। तो एक का कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4, ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। बी नंबर में है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। इसके कांग्रेसी सदस्य कौन थे एकमात्र? तो इसका जो है K.M. मुंशी, आप सभी को पता होगा। K.M. मुंशी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपको 3। अब देखिए सी नंबर में है राजस्थान का रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, ये कौन थे? तो ये थे आपको B.T. कृष्णामाचारी। इसका हो जाएगा 1। और आगे है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष,
तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आप सभी को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, तो इसका हो जाएगा 2। अब हम लोग देखते हैं कूट में, यानी कि ए का कितना हो गया 4, तो यहाँ हम देखते हैं कि ए का 4 हमारे बी में है, और भी मिला लेते हैं, बी का 3, सी का 1, और जो है सॉरी सी का 1, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ गलत है, यहाँ 1 हो जाएगा, सी का 1 और डी का जो है आपको 4 हो जाएगा। तो ये हम सभी इस आंसर के साथ चलेंगे, 4 3 1 2, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे 4 3 2 1। तो जितने भी लोग हमारे ऑप्शन बी के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 2 है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बिल्कुल आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाता है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आप लोग नाम सुने होंगे संवैधानिक सलाहकार का। चलिए हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है बी एन राव, ऑप्शन डी है के एम मुंशी। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा बी एन राव का, कि बी एन राव जिसे जो है बी एन राव बेनिगल नरसिंह राव, इसका जो पूरा नाम था बेनिगल नरसिंह राव। तो ये बी एन राव जो थे यही संवैधानिक सलाहकार थे जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ था नहीं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान का यदि हम प्रथम प्रारूप की बात करें, प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आपको पता होगा कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष की यदि हम बात करें, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर, आपको पता होगा बी आर अम्बेडकर, ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रथम प्रारूप जो है आपका बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था और इसी प्रारूप के अंदर विचार करके, इसमें विचार विमर्श करने के बाद, कुछ इसमें सुधार और संशोधन करने के बाद जो है इस प्रारूप को ही संविधान सभा के समक्ष रखा गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा, प्रारूप समिति के द्वारा। ठीक है, तो ये बी एन राव के बारे में हम आपको बता दें कि बी एन राव ने जो प्रारूप बनाया था उस प्रारूप के अंदर जो इन्होंने 243 अनुच्छेद और जो है 13 अनुसूचियों का उल्लेख इन्होंने किया था। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है इसके संदर्भ में जो बी एन राव के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के जो प्रथम प्रारूप जो तैयार किया था, भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ऑप्शन बी यानी कि बी एन राव के द्वारा इसका प्रथम जो है प्रारूप तैयार किया गया था। तो बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले कथन पर, अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब शुरू हुई थी? तृतीय वाचन कब शुरू हुई थी? तो देखिए तृतीय वाचन के संदर्भ में यहाँ पर बताया जा रहा है तृतीय वाचन कब शुरू हुई थी। तृतीय वाचन की जो तिथि थी आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की कुल जो है कितने वाचन हुए, तो 3 वाचन हुए थे, याद रखिएगा 3 वाचन हुए थे। हम इस प्रश्न को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं इसलिए उतना उन सभी चीज़ों को हम यहाँ नहीं लिए हैं। 3 वाचन इसके अंदर हुए थे। जो तीसरे वाचन की यहाँ पर बात की जाती है तो आप देखेंगे कि तीसरा वाचन जो है यहाँ पर 17 नवंबर 1948 को शुरू होती है। 17 नवंबर 1948 को ये शुरू होती है और 26 नवंबर 1948 तक ये चलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 17 नवंबर 1948 को शुरुआत होती है और क्या कहते हैं कि 26 नवंबर 1948 तक ये चलता है, तीसरा जो इसका वाचन होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। लेकिन आपके ऑप्शन में है 14 नवंबर 1949, बी में है 14 नवंबर 1948, सी में है 25 नवंबर 1948, डी में है आपका 25 नवंबर 1949। अर्थात इस ऐसे प्रश्न में आप देखेंगे कि कोई भी कथन नहीं है। तो ये जो है आपका यहाँ पे ई आंसर के साथ आप जाएंगे, क्योंकि जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था वहाँ पर ई आंसर को लेके चला था, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हमने ई ऑप्शन को नहीं लिया था क्योंकि आपके पुस्तक में भी ये ऑप्शन नहीं दिया गया था।
और यहाँ बताया गया था कि इस तरह के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं, इसमें जो भी उत्तर देते हैं सबका सही हो जाता है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को। अब चलते हैं हम लोग आगे और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 10 नंबर में, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो हमने अभी चर्चा की आपसे, भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से बनकर जो तैयार हुआ था वो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949। पहला ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950, दूसरा है आपका 26 नवंबर 1949। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर 1949 को आपका ये संविधान बनकर तैयार हो गया था। बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग ऑप्शन बी के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत क्या? देखिए यहाँ पर हमने तीन चीज़ों को लिया है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, एक क्वेश्चन ऐसा था। दूसरा क्वेश्चन था भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था, और तीसरा क्वेश्चन था भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था, तो अपनाया गया था। ये तीनों चीज़ आपको देखेंगे तो अलग अलग प्रश्न में था, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ही प्रश्न के अंदर इसको समाहित कर दिया ताकि आपका समय यहाँ पर बच जाए। तो ये जो आपसे पूछा गया है स्वीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित आपसे पूछा जाए या अपनाया गया था, ये सारे कथन एक ही हैं और इसका आंसर भी एक ही होगा, जिसमें आपको पता होगा कि अंगीकृत या स्वीकृत जो किया गया था संविधान सभा के द्वारा वो आपको 26 नवंबर 1949 के दिन जो है इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि संविधान जो हमारा था ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को ही। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट इस प्रश्न का हो जाएगा। तो हमारे जितने भी साथी ऑप्शन ए के साथ हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? संविधान कब लागू हुआ था? आप सभी को पता होगा संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान की यदि हम बात करें तो संविधान जो है आपका लागू होने की तिथि आप सभी जानते होंगे, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी तिथि को आपका ये संविधान जो है लागू होता है। तो गणतंत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। तो आप सभी को याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा जो है क्या हुआ था? देश गणतंत्र हुआ था। और 26 जनवरी 1950 इस प्रश्न का जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि भारत का जो संविधान था ये कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हो गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि क्यों लिया गया था भाई? जब 26 जनवरी 1949 में ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो फिर 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर तैयार हो गया था पूर्ण रूप से, तो फिर 26 जनवरी के दिन ही क्यों लागू किया गया? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ऑप्शन बी है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, यह एक शुभ दिन था। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये कोई शुभ दिन नहीं था, कोई शुभ दिन यहाँ पर नहीं था, लेकिन कांग्रेस इस यहाँ पर हम बात करें तो कांग्रेस का जो है एक अधिवेशन हो रहा था 1930 में। आप लोग जानते होंगे 1930 के दिसंबर में एक जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन हुआ था। और लाहौर अधिवेशन, सॉरी ये 1929 था। 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। और लाहौर अधिवेशन में ही यहाँ पर पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। क्या की गई? पूर्ण स्वराज की घोषणा। पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। आप सभी को पता होगा लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो ये पूर्ण स्वराज की यहाँ पर मांग की गई, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। और उसी दिन आप देखेंगे तो इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 को जो है 1930 को झंडा फहराकर इन लोगों ने क्या किया? स्वतंत्रता दिवस मनाया। और उस तिथि से ये लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारा देश स्वतंत्र होता है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होता है। तो जो है इस तिथि का कोई वहाँ पर मतलब नहीं रह जाता। अब 15 अगस्त से हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ हो जाता है। तो ये एक ऐतिहासिक तिथि थी और अविस्मरणीय के रूप में इसे याद रखने के लिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होने के बावजूद भी
26 जनवरी को ही लागू किया गया, क्योंकि एक ऐतिहासिक तिथि था, एक अविस्मरणीय तिथि था, और इस तिथि को हम सभी को याद रखने के लिए ही 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। जबकि संविधान बनकर के तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान, अगला प्रश्न क्या है तो देखेंगे, भारतीय संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अब बताइए आप लोग, संविधान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? सबको, आप सभी को पता होगा कि आप जो है हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है क्या हुआ था, बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। तो ये 26 नवंबर की जो तिथि है, इसी तिथि को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? संविधान दिवस के रूप में इस तिथि को हम लोग मनाते हैं। तो हमारा जो है आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं 26 नवंबर कहाँ है, तो 26 अक्टूबर है, 26 नवंबर यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ हम सभी को चलना है। ऑप्शन बी जितने लोग दे रहे हैं ऑप्शन बी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। आपकी तैयारी एक सही दिशा में जा रही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था, बिल्कुल वही चीज़ें किनके द्वारा अपनाई गई थी? संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था, ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया था, गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाया गया था, या भारतीय संसद के द्वारा अपनाया गया था? तो आप सभी ने देखा कि भारतीय संविधान जो अपनाया गया था वो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाई गई थी। संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाई गई थी, और कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही इसको अपनाया गया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन ए के साथ जितने भी साथी हमारे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो वही बातें हैं, घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा रहा है अलग अलग प्रश्न के माध्यम से। अधिनियमित किया गया था, अंगीकृत किया गया था, स्वीकृत किया गया था, है ना? ये सभी सारी चीज़ें एक ही कैटेगरी के हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल संविधान सभा के द्वारा ही इनको जो है अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था। सब कुछ जो है इस आपका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा ही अधिनियमित किया गया था, और 26 नवंबर 1949 के दिन ही इसको अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तिथि दिया गया है और वहाँ पर जो है सभा दिया गया था। तो इस तिथि को हमको याद रखना है। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 11 फरवरी 1948, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। तो आप सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुई थी। और आपका 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, और इसी दिन आपका संविधान अंगीकृत अधिनियमित हो गया था। तो बिल्कुल आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 26 नवंबर 1949 एक सही तिथि है इस प्रश्न के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो अम्बेडकर का जो है संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से निर्वाचन हुआ था आपको ये बताना है। तो अम्बेडकर जी का यदि हम बात करें तो इसका जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, आप देखेंगे कि जो संविधान सभा में इनका निर्वाचन हुआ था 1946 ईस्वी में चुनाव हुई थी, याद रखिएगा, अंतरिम सरकार के लिए। तो 1946 ईस्वी में जो चुनाव हुआ था, 1946 ईस्वी में इनका चुनाव हुआ था कहाँ से? बंगाल के क्षेत्र से, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से इनका चुनाव हुआ था, जो उस समय पूर्वी बंगाल था। और बाद में आप देखेंगे तो ये जो बंगाल था ये पाकिस्तान बन गया जब हमारा देश का बंटवारा हुआ। तो जो है अंबेडकर जी जो यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो इनका जो है जो प्रतिनिधित्व था वो रद्द हो गया, क्योंकि वो आपका पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए। तो आप देखेंगे कि ये जो आपके होते हैं अम्बेडकर जी जो है पुनः चुनाव लड़ते हैं, और उपचुनाव होता है कहाँ पर? तो मुंबई के पूना में, जहाँ पर एक सीट से इस्तीफा देते हैं एक व्यक्ति, और वहाँ से ये जाकर फिर से चुनाव लड़ते हैं, और इसके बाद संविधान सभा में आते हैं। तो आप देखेंगे कि संविधान सभा में एक जो है वहाँ पर कांग्रेस के सदस्य होते हैं जो वहाँ पर इस्तीफा देते हैं पूना में, मुंबई के पूना में इस्तीफा देते हैं, पूना संसदीय क्षेत्र से। उसका नाम होता है एम आर जयकर, याद रखिएगा, एम आर जयकर जो है वो व्यक्ति होते हैं, एम आर जयकर जो है ये क्या करते हैं? इस्तीफा देते हैं, ये देते हैं इस्तीफा, और इसी की जगह पर वो जो है
चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतकर फिर जो है वो संविधान सभा में आते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। किसने इस्तीफा दिया था? तो एम.आर. जयकर ने इस्तीफा दिया था। कहाँ से? ये जो था बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा दिया और वहाँ से जाकर आपका B.R. अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा और फिर आए। तो सबसे पहले उन्होंने चुनाव बंगाल से लड़ा था, लेकिन संविधान सभा में आने के लिए उनका प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया, तो वो कहाँ से चुनाव लड़े? फिर से जाके पूना के जो है बम्बई के पूना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े और फिर वहाँ से जीत के वो संविधान सभा में आए थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो हम सभी को यहाँ पर बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ चलना है, क्योंकि अंतिम रूप में जो है वो निर्वाचित कहाँ हुए थे? बम्बई प्रेसिडेंसी में ही निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सभी को चलना है यहाँ पर इस प्रश्न में। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस जो है प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है और सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु दोनों पूछा जा रहा है, कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जन्म और मृत्यु पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1886 1951, बी है 1891 1956, ऑप्शन सी है 1877 से 1961, ऑप्शन डी है 1889 और जो है 1961। तो कब इसका जन्म हुआ था, कब इसकी मृत्यु हुई थी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते होंगे कि इनका जो जन्म हुआ था, यदि हम इनके जन्म की बात करें तो एमपी में हुआ था। एमपी के महू में इसका जन्म होता है। एमपी के महू में इनका जन्म होता है। एमपी के महू में और कब होता है? 14 जो है आपको सितंबर को इसका जन्म होता है। 14 सितंबर को नहीं, इसका 14 अप्रैल को जन्म होता है। कब होता है? 14 अप्रैल को, और 14 अप्रैल 1891 को। ठीक है, ये इनका जन्म होता है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म होता है। लेकिन यदि इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु जो है वो मृत्यु कहाँ होता है? इनका मृत्यु होता है दिल्ली में। क्या होता है? इनका मृत्यु दिल्ली में होता है। और आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, 6 दिसंबर को इनका मृत्यु होता है। 6 दिसंबर 1956 को इनका मृत्यु हो जाता है। तो जो अंबेडकर जी थे ये बिल्कुल ही एक महान लोग थे। संविधान में इनका बहुत ही बड़ा रोल है, संविधान को बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके द्वारा बहुत सारे जो है पत्रिकाएं निकली थी, जैसे मूक नायक एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो 1920 में आई थी। इसके बाद 1927 में इसका पत्रिका एक आया था। ठीक है, तो वहाँ पे था एक पत्रिका जो है, आपको 2 पत्रिकाएं आप देखेंगे तो इनका जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आपका नामी हुआ था। इसका 2 पत्रिका की यदि हम बात करें, एक पत्रिका की यहाँ पे बात करें जो साप्ताहिक पत्रिका थी तो यहाँ पर आप देखेंगे साप्ताहिक जो पत्रिका थी वो थी मूक नायक। साप्ताहिक पत्रिका क्या थी? मूक नायक इसका साप्ताहिक पत्रिका थी। और दूसरा जो था एक बहिष्कृत भारत जो है, एक जो है इसका बहिष्कृत भारत, ये इसका दूसरा पत्रिका था, बहिष्कृत भारत। ये दोनों पत्रिका काफ़ी इसका इम्पोर्टेंट पत्रिका था और एनिहिलेशन कास्ट आदि बहुत सारी इसकी रचनाएं थी। तो उनके संबंध में हम लोग अगले किसी प्रश्न में हम लोग बात करेंगे। और हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या उसका जन्म कब हुआ। तो भाई 14 अप्रैल 1891 को उसका जन्म होता है और उसकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को होती है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जन्म कब हुआ, तो भाई 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 के दिन जो है इसका मृत्यु हो जाता है। तो ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 19 नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। ठीक है, प्रश्न ये है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन यहाँ पे दिया गया है और आपको ऑप्शन दिया है, इसमें देखेंगे। पहला कथन है आपके सामने, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो थर्ड गोलमेज जो आपको हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन की यदि हम बात करें, तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, तो ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। और आपसे यदि पूछा जाए कि क्या इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था दोस्तों, तो आप लोग को ये बात याद रखनी है बिल्कुल कि यहाँ पर कांग्रेस जो है इसमें भाग नहीं लिया था, कांग्रेस इसमें भाग नहीं लिया था। और इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपबंध जो है यहाँ पर जो है पारित किया गया था, जो 1935 के रूप में हुआ था। 1935 अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में होना था। तो ये बातें बिल्कुल आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में पारित होने के रूप में हुआ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है आप सभी के सामने, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों मतलब राज्य की बात कर रहा है और भारतीय रियासतों के एक संघ पर
आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो हमने जो पहले के वीडियो आज से पहले के जो हमने सेशन लिए हैं, उस सेशन के अंदर इसके बारे में मैंने बहुत ही विस्तार से आपको बताया कि 1935 का जो अधिनियम था, इसके अंदर संघीय आपको न्यायालय की, संघीय न्यायपालिका की यहाँ पर बात की जाती है, ऑल इंडिया फेडरेशन की यहाँ पर बात की जाती है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर कथन 2 जो है ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम देखें तो हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें क्या क्या है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इस प्रश्न का जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुआ। ये बिल्कुल सही था। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। ये भी बिल्कुल सही था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने लोग ऑप्शन सी के साथ हैं उनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है थैंक्स फॉर वाचिंग, अर्थात जो है हमारा आज का वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज का सेशन, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को क्लास कैसे लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इसमें क्या अपेक्षित सुधार आप लोग चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। हम निरंतर रूप से आप सभी के लिए इस जो है घटना चक्र के पॉलिटी सेक्शन से आप सभी के लिए वीडियोज़ ला रहे हैं, और निरंतर रूप से लाते रहेंगे। जैसे ही हमारा पॉलिटी सेक्शन समाप्त होगा, हम लोग अगले सेक्शन की ओर चलेंगे, और हिस्ट्री और जो है आपका ज्योग्राफी उन सभी से भी हम लोग प्रश्न को लेने का कोशिश करेंगे, और सारे प्रश्नों को हम आपको वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। इस तरह का जो है हमने सोचा है। तो आप सभी का प्यार और आशीर्वाद बना रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।